अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने आप लोगों को ये लॉ पढ़ाई है कि न्यूटन सेकंड लॉ है क्या, किस चीज़ के बारे में, जिसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो आज हमें मिलेंगे न्यू कंसेप्ट्स, न्यू अबाउट सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए। आज हम इसकी दूसरी फॉर्म पढ़ते हैं। आपको पता होगा सेकंड लॉ को हमने ये लिखा था F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। तो अगर हमने न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा है, तो आज फिर से क्यों एडिंग न्यूटन सेकंड लॉ? इसलिए कि ये जो फार्मूला है इसकी सम लिमिटेशन है। यानी जो आपने फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए, आपने जो ये फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए, इसकी एक लिमिटेशन है। वो ये है कि ये फार्मूला तब वैलिड है, ये फार्मूला उस वक्त सही है जिस वक्त मास कांस्टेंट हो। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, फॉर एग्जाम्पल आप इसके ऊपर एक फोर्स F लगाते हो, तो इस मास के अंदर एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको हमने कहा था न्यूटन सेकंड लॉ। तो आपने ये फार्मूला ड्राइव किया था F इज इक्वल टू एम ए। अब F इज इक्वल टू एम ए में एक लिमिटेशन ये है कि ये फार्मूला उस वक्त वैलिड है जिस वक्त तक मास कांस्टेंट हो। यानी आप रोजमर्रा जिंदगी में फोर्स लगाते हो, मास चेंज नहीं होता है, मास कांस्टेंट होता है, तो हम F इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं। लेकिन अगर मास चेंज हो गया तब आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि यार मास चेंज कैसा। अब मैं लिखता हूं इफ मास इज वेरिएबल, अगर मास क्या है, वेरिएबल, तब F इज इक्वल टू एम ए नॉट वैलिड है, तब ये फार्मूला काम नहीं करेगी। क्यों बता? क्योंकि आप फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन निकाल रहे हो। उस वक्त मास को कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन जब आप फोर्स और एक को रिलेट करते हो तब मास भी चेंज होता है क्योंकि वेरिएबल है, इसलिए ये वैलिड नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मास वेरिएबल कब होगा। इसके हम दो एग्जांपल लेंगे, एक रॉकेट मोशन में, एक किस चीज में, रॉकेट में। लेट्स सपोज ये एक रॉकेट है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रॉकेट। अब ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। आप सब जानते हैं जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो इससे नीचे, इसके नीचे हिस्से से डाउनवर्ड में गैसेस निकलते हैं जिसको हम एग्जॉस्ट गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एग्जॉस्ट गैसेस। अब जब एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं तो बताइए ये गैस कहां से आता है? आप बोलोगे कि ये तो फ्यूल से आता है, और सबको पता होगा रॉकेट में 80% फ्यूल होता है। तो जब फ्यूल निकलेगी रॉकेट से, और ये सम बुक्स लिखते हैं 10,000 kg पर सेकेंड फ्यूल बर्न होता है, एक सेकंड के अंदर 10,000, तो फिर ये तो मास चेंज होता है, कम होता जाता है, और रॉकेट ऊपर जाता है एक्सेलरेशन A से। तो फिर आप जब इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तब तो मास वेरिएबल है, इसलिए आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। दूसरी, द नेक्स्ट वन इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो आइंस्टाइन या आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके मुताबिक बी मास वेरिएबल है अगर मास की जो स्पीड है वो नियरली इक्वल टू स्पीड अप्लाइड या कंपेरेबल टू स्पीड अप्लाइड। मतलब इफ मास m moves with a speed comparable to speed of light। यानी आप अगर मास की जो स्पीड है, इसको हम v मान लें,
और स्पीड अप्लाइड की स्पीड को हम c मान ले, अगर आप v और c को कंपेयर कर सकोगे, मतलब ये तो आप जानते होंगे c की वैल्यू क्या है, c इज अबाउट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये स्पीड इसके अप्रोचेबल हो, फॉर एग्जांपल बीटा रेस, अब बीटा रेस की जो स्पीड है 1.4 से 1.7 मीटर पर सेकेंड तक होता है, जब ये बीटा रेस की स्पीड इतनी ज्यादा है तब ये मास आइंस्टाइन के मुताबिक चेंज होगा, बीटा रेस की मास। अब ये जो मास बनेगा वो क्या होगा, अब m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाई 1 - v² अपॉन c²। तो जब ये मास, अब ये क्या है, दिस कॉल्ड प्रॉपर मास, क्या प्रॉपर, इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास, मतलब जो एक्चुअल मास होता है बॉडी में, और इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिविस्टिक मास, मतलब जब बॉडी मूव करेगी वेलोसिटी v से, अगर ये v c को कंपेरेबल है तब ये मास इस मास से ग्रेटर होगा, तब ये मास m0 से क्या होगा, ग्रेटर। अगर मैं सिंपल लफ्जों में बोलूं तो मास इंक्रीज होता जा रहा है। अगर इस कंडीशन में आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे तब आंसर आएगा गलत। क्यों, क्योंकि आप फोर्स और ए के दरमियान रिलेशन निकाल रहे हो, उस वक्त मास भी वेरिएबल है, तो अगर मास वेरिएबल है तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगी। इसलिए आज हम ऐसी फार्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं जिसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ को ऑलवेज हमेशा अप्लाई कर सकेंगे और हमेशा ट्रू होगी। तो इसलिए हेडिंग दिया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आप बुक्स देखोगे तो बुक्स के अंदर ये जो एडिंग है वो कुछ इस तरह मिलेगा आपको, एडिंग मिलेगा आपको मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ। बुक्स के अंदर आपको ये एडिंग इस एडिंग के मुताबिक मिलेगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो आपको इस एडिंग के नीचे मिलेगा, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ नीचे तक दिखाई दे रहा है। हाँ, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ। अच्छा, अब निकालते हैं। फर्ज करें एक बॉडी आप मास m है और ये मास m वेलोसिटी vi से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब टाइम t के बाद इस बॉडी की जो वेलोसिटी बनेगी, बताए क्या वो अभी भी vi है? नहीं, अभी चेंज होगी vf, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई की और आप जानते होंगे फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी, फोर्स इज अकास्ट टू चेंज द वेलोसिटी। इसलिए इस बॉडी की मास क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी चेंज होगी जब आप फोर्स लगाओगे। यहां पर इसकी वेलोसिटी बनेगी vi। अच्छा, यहां अगर वेलोसिटी vi है, यहां पर अगर इसकी वेलोसिटी vi है तो क्या यहां पर इसकी मोमेंटम pi होगी या नहीं? आप सब जानते हैं मोमेंटम क्या है भाई, मोमेंटम तो सब जानते हैं, मोमेंटम इज p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास और वेलोसिटी है तो मोमेंटम है, इसीलिए अगर यहां पर मास m है, वेलोसिटी vi, तो मोमेंटम pi, और इसकी जो वैल्यू होगी वो mvi होगी। इसी तरह यहां पर भी तो मोमेंटम होगी। अब यह जो मोमेंटम है pf होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, इज इक्वल टू mvf। यहां पर मोमेंटम चेंज, क्या मोमेंटम चेंज क्यों बना? क्योंकि वेलोसिटी चेंज, क्या चेंज होगी यहां पर? वेलोसिटी चेंज। अच्छा, अब आप जानते होंगे F इज इक्वल टू ma, ये तो आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा बताएं, यहां पर एक्सेलरेशन की कीमत क्या होगी? ये तो सब जानते हैं, एक्सेलरेशन इज vf माइनस vi अपॉन t, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसको उठाकर यहां पर रखते हैं, सो F इज इक्वल टू m into vf minus vi upon t। अब न्यूटन सेकंड लॉ की एक फॉर्म ये बन गई, ये फॉर्म ये है। अच्छा, आगे जाते हैं, मास को अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सो F इज इक्वल टू m into vf, mvf प्लस माइनस m into vi, mvi अपॉन t। एक फॉर्म ये बन गई। अच्छा, अब बताए mvf क्या है? मोमेंटम। mvf इज
विच मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. सो F इज इक्वल टू हम mvf की जगह पर pf लिखेंगे माइनस, अब mvi क्या है, इनिशियल मोमेंटम, तो यहां पर pi लिखेंगे. अब नीचे डिवाइड में क्या है, टाइम है. अच्छा, pf माइनस pi को हमने क्या कहा है, चेंज इन मोमेंटम. ये तो चेंज है, जिस तरह vf माइनस vi इज चेंज इन वेलोसिटी, इसी तरह pf माइनस pi इज चेंज इन मोमेंटम. सो हम इसकी जगह पर लिखेंगे f इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन t. दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ. अब इसको डेल्टा t भी लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम. वैसे तो मैंने चेंज को t ही मान लिया, इसलिए आप ये भी यूज करिए, नो मैटर. दिस इज व्हाट न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो ऑलवेज ट्रू है, which is always true. Always true. अब क्यों, अब सुन लें. जब आप फोर्स लगाओगे तो अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन में चेंज आएगी, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. अब बताए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी. अगर वेलोसिटी चेंज हो भी गई तो वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम भी चेंज तो हो सकता है. मतलब यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम है, अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो ये भी फॉर्मूला वैलिड है, ये भी तो वैलिड है. इसके अंदर फिर तो मास कांस्टेंट है. अगर वेलोसिटी चेंज हो गई, अगर वेलोसिटी में चेंज आ गया तो फिर मास तो कांस्टेंट है, तब भी ये वैलिड है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज होगी. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट क्या चेंज होगी, मास, तब भी तो अगर यहां पर वेलोसिटी एक ही रखे तब तो मास चेंज होगा. अब जब मास चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मोमेंटम चेंज. मोमेंटम चेंज मतलब इज इक्वल टू फोर्स. और अगर v भी चेंज, मास भी चेंज, तब भी तो मोमेंटम चेंज हो सकता है, तब भी तो फोर्स है. इसलिए हम बोलते हैं ये हमेशा ट्रू है. F इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन, इसीलिए हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, rate of change in momentum is also called force. Rate of change in momentum is also called force. This is Newton's second law. अब बस टीचर्स इस फॉर्म को लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में. किस फॉर्म में, डिफरेंशियल. डिफरेंशियल मतलब एक थोड़ा चेंज, इसका मतलब एक थोड़ा चेंज. स्मॉल चेंज इन फोर्स, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम. मतलब ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, कहां पर लिख लिए, कहां पर लिख लिए, कहां तक दिखाई दे रहा है, हाँ इधर लिखते हैं, इधर. यानी df इज इक्वल टू dp अपॉन dt. df इज इक्वल टू व्हाट, dp अपॉन dt. एक मिनट, एक मिनट. क्या मतलब, जो हम फोर्स से अगर फोर्स लगाए, अगर हम फोर्स को थोड़ा, सपोज हम F ही मान लें, तो जो फोर्स F है वो मोमेंटम में चेंज ला सकते हैं, थोड़ा चेंज या ज्यादा. इसको डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं. F इज इक्वल टू dp अपॉन dt. ये हमेशा ट्रू है. अब क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, ये मैथमेटिक्स में मतलब जब हम फिजिक्स आगे जाकर पढ़ेंगे तो इसमें हम इसको प्रूफ करते हैं. फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, हम ये पढ़ते हैं. दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. एक और न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर वेरिएबल्स. किसमें, एक मिनट में इसको इरेज करूं, इसको इरेज करता हूं, जरूरत नहीं है क्योंकि आप आराम से नहीं पढ़ते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ इन व्हाट, एंगुलर वेरिएबल्स. इन व्हाट, इन एंगुलर, यहां तक दिखाई दे रहा है, इन एंगुलर वेरिएबल्स. हाँ, इन एंगुलर वेरिएबल्स. अब एक फॉर्म ये होगी, वहां पे यहां पर क्या है, फोर्स है, वहां पर होगी टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, m, वहां पर होगी I. फिर यहां पर एक्सेलरेशन, यहां पर होगी अल्फा. एक ये फॉर्म. अब टॉर्क इज वेक्टर एनालॉजी ऑफ फोर्स.
मतलब लाइनियर मोशन में जो काम फोर्स कर रहा है वही काम एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में काम करेगी टॉर्क। यहां पर जो रोल मास प्ले कर रहा है वहां पर ये रोल प्ले करेगी इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या सर, इसको आगे जाकर पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर में, फर्स्ट ईयर। अब अल्फा यहां पर जो रोल एक्सेलरेशन प्ले करेगी वहां पर ये रोल अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन प्ले करेगी। अच्छा इधर आते हैं, यहां पर क्या है, फोर्स है। तो यहां फोर्स की जगह पर हम पुट करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पर चेंज इन मोमेंटम, वहां पर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यहां पर चेंज इन मोमेंटम, वहां पर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये लाइनर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है, अपॉन नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम पुट करते हैं अपॉन दिस इज वेक्टर एनालॉजी ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सब जानते हैं कि इसके ऊपर हमने बहस की है कि जो फोर्स है वो नेट फोर्स है। क्या है, ये तो सब जानते होंगे, नेट फोर्स है। अब यहां पर भी तो जो फोर्स है वो नेट फोर्स ही होगी, यहां पर जो टॉर्क है वो नेट टॉर्क ही होगी, यहां पर जो टॉर्क है वो नेट टॉर्क ही होगी। ये तो सब जानते हैं इसको। सो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ इन such a form that which is always valid, in which there is a change in momentum, and the change in momentum may be due to mass, may be due to velocity. It means this formula is always valid. I hope समझ आ गया होगा, understood. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको न्यूटन सेकंड लॉ की जो कंसेप्ट्स है, जो एमसीक्यूज में यूज होंगे, मतलब इसके डिफरेंट एमसीक्यूज फॉर्म, डिफरेंट प्रॉब्लम्स फॉर्म, न्यूमेरिकल्स फॉर्म, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इंशाल्लाह सेकंड लॉ के। तो मिलते हैं फिर, हमारे साथ रहे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपनी दुआओं में याद रखना।